का जिक्र करता है। इतिहास हमेशा वैसे लोगों का जिक्र करता है जिसने समाज से कुछ विशेष या हटकर कुछ काम किया, जिसने समाज के लिए काम किया, जिसने क्षेत्र के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया। इतिहास उन लोगों को याद रखती है जो सिर्फ अपनी जिंदगी जिए, उसको इतिहास याद नहीं रखती। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, राजा महाराजाओं का नाम है, कौन पब्लिक का नाम है, अगर है तो किसी संत का नाम है ना। महात्मा गांधी जैसे लोगों का नाम है, तो वो लोगों के लिए क्या किए, काम किए। तो ये इतिहास हम लोग पढ़े और इतिहास के 3 कालखंड के बारे में पढ़े कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये 3 इतिहास के कालखंड है। हम लोग पढ़े थे यूरोप के बारे में बताएं कि यूरोप एक महादेश है और इस महादेश में 2 देश आते हैं जिसका नाम इटली और क्या है, जर्मनी है ना। और राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ हो गया कि अगर आप अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अगर आप अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं और राष्ट्र के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित होने को तैयार है। राष्ट्रवाद एक्चुअली में एक भावना है जो दिखाई नहीं देती। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमें एकता के सूत्र में क्या करती है, बांधे रखती है। हम उसका एग्जाम्पल ही बताए थे कि अगर हम मैच देखते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि भारत ही क्या करे, जीते, है ना। और भारत के लिए हमारे कोई बोलने नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर हम उस भावना से एक दूसरे से क्या हो गए, एक हो गए, नहीं हो गए। जैसे ही आप बाहर जाते हैं और कोई कौवा कोल का आदमी आपको मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये नहीं, कभी ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो अच्छा लगता है। यानी आप जो है एकता के सूत्र में बनते हैं, उसी भावना का नाम क्या है, राष्ट्रवाद। और अब जानिए कि यूरोप में जो इटली और जर्मनी देश था, है ना, हालांकि देश तो अभी भी है लेकिन उस समय की बातें हो रही है, ये एक्चुअली में कई भागों में आपस में क्या था, बटा हुआ, कई भागों में आपस में बटा हुआ था और हर भाग एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, हर भाग एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे, है ना। और इस पर सबसे ज्यादा किसी का राज चलता था तो एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। पहले सुनो उसके बाद बोलो, बचर बचर ना बोलो। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया एक अलग देश है, ठीक है। दोनों देशों में अंतर है। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रिया इसकी राजधानी वियना है, ठीक है। तो ये अलग देश है और ये ऑस्ट्रिया जो था इन दोनों ही देशों में हस्तक्षेप किया करता था, किसी भी देश को एक होने नहीं देता था, लड़वा के रखता था। और अगर कोई विरोध करता था तो ऑस्ट्रिया के सैनिक यहाँ जाते थे, लोग यहाँ जाते थे और उस आप अभियान जो अगर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उसको कुचल के क्या कर देता था, रख देता था। हालांकि ऑस्ट्रिया का उस समय जो राजा था उसका नाम था चार्ल्स मेटरनिक। क्या नाम था, चार्ल्स मेटरनिक। और चार्ल्स मेटरनिक ने वो, इसके बारे में जानिए कि वो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, 1 नंबर कट्टर शासक था। और उसने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक क्या किया, ऑस्ट्रिया में शासन किया। आप अगर गौर कीजिएगा तो लगभग शासन कितना साल हो गया, 33 साल। कितना हो गया, 33 साल। 33 वर्षों तक उसने ऑस्ट्रिया में क्या किया, शासन किया। और 33 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 100 वर्ष का एक युग होता है। 100 वर्ष का क्या होता है, एक युग होता है। तो 33 वर्ष को अगर हम बात करें तो 1/3 युग हो गया कि नहीं हो गया। अरे एक शतक 100 रन का होता है तो उसको 50 रन बोलता है तो क्या बोलते हैं, हाफ सेंचुरी नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम इसको अगर और तोड़े तो यहाँ हम बोल सकते हैं 33 वर्ष का मतलब 1/3 युग। तो इसने जितना वर्ष तक शासन किया, इसके शासन काल को ही कहा गया मेटरनिक युग, है ना। यानी 1815 से लेकर 1848 तक का जो दौर था, जो समय था, वो किसका था, मेटरनिक था, है ना। वही राज करता था, अपने मनमाने तरीके से करता था और उतने समय को, उतने काल को नाम दिया गया मेटरनिक युग। तो जब भी आपसे सवाल करेगा कि मेटरनिक युग क्या है तो हम बोलेंगे मेटरनिक युग का मतलब, मेटरनिक एक राजा था जो ऑस्ट्रिया का था, जो घोर प्रतिक्रियावादी और कट्टर शासक था, है ना। ऑस्ट्रिया और जर्मनी और इटली को एकीकरण होने देना नहीं चाहता था।
और उसने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। और उसी युग को, इसी टाइम को, इसी काल को उसको नाम दिया गया, इतिहासकारों ने क्या नाम दिया, मेटरलिंक युग। अब ये चाहता नहीं था कि ये आपस में जुड़े। और पहले भी आप जानते थे कि हमारे यहाँ या विश्व में लगभग सभी जगह राजा महाराजा होते थे, और राजा महाराजा सिर्फ अपने राज्य से लेना देना होता था, और एक राज हमेशा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था। उसका रीजन था एक कि हम बहुत बड़ा राजा हैं, हम ताकतवर हैं, हम अपना ताकत बढ़ाना चाहते हैं, और आओ हमसे लड़ेगा, हमारा क्षेत्र बड़ा हो, हम बड़े क्षेत्र का राजा कहलाएंगे। दूसरा, लड़ाई इसलिए भी होती थी कि ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, लूटेंगे, धन आएगा। तीसरा, लोभ होता था स्त्रियों की, फलना की राजकुमारी बड़ी अच्छी है, वो उससे विवाह करना है तो आक्रमण कर दो, है ना। ऐसी कई बातें होती थी। एक रीजन से एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करते थे, कई कारण होते थे जिससे एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या करते थे, आक्रमण करते थे, और इसके चलते वो आपस में ही लड़े हुए रहते थे। अगर आज के डेट में हम बिहार वाले रोज झारखंड से लड़ाई करें तो क्या हमारा विकास होगा? नहीं होगा। क्या बिहार वाले उड़ीसा से लड़े, उड़ीसा वाले बंगाल से लड़े, बंगाल वाले असम से लड़े, तो ऐसे कोई विकास नहीं होगा। हमारा अगर गौर कीजिएगा तो पूरा केंद्र बिंदु एक है, और एक जगह से हम संचालित होते हैं। हमारा देश एक है, हम सब एक है, तब जाकर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए, तो देश हमारा क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़े रहेंगे तो हमारा देश कभी डेवलप होने वाला नहीं है। ये बात है ना, लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रही थी, है ना, कि भाई चार्ल्स मेटरलिंक जो है, इटली और जर्मनी के लोगों को ये समझ में आ रहा था कि हमको एकीकरण होने देना नहीं चाहता है, हमको लड़ाई करवाना चाहता है ना। कई लोग समझदार थे और कई लोग नहीं समझ पा रहे थे, है ना। तब उसी में इटली को जोड़ने के लिए कि भैया ठीक है, अरे नाम तो रखना है, नवादा है, कौआ पोले पटना है, लेकिन नाम के आधार पर हम बट ना जाए, नाम के आधार पर हम अलग ना हो जाए। हम अलग हैं, ठीक है, क्षेत्र के नाम के आधार पर, लेकिन हम एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आज बिहार एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, बंगाल एक राज्य है, कोलकाता एक, जहां भी है, असम एक राज्य है, नाम तो है लेकिन हम अलग नहीं है। उसके लिए कानून है, अगर आप गलत कोई करता है आपके साथ कि तुम बिहारी हो, तुम बंगाली हो, तो उसके लिए सरकार उसे दंड देती है। ऐसा नियम प्रावधान नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या है, एक है ना। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि भैया इटली का भी एकीकरण हो जाता तो हम ज्यादा डेवलप करते और ज्यादा आगे बढ़ जाते और हमारा विकास हो जाता। इटली के एकीकरण में सबसे पहला व्यक्ति जिसने अपना योगदान दिया उसका नाम क्या है, मेजनी। क्या नाम है जी, इटली के एकीकरण में पहला व्यक्ति जिसने योगदान दिया उसका नाम मेजनी। हम कहेगा मेजनी कौन था, मेजनी क्या काम किया, तो मेजनी के बारे में जानिए कि मेजनी पहले एक साहित्यकार था, यानी बड़ी बड़ी कहानियां, कविता, गद्य पद वो लिखा करता था। साहित्यकार उसको बोलते हैं जो एक तरह का लेखक होता है। तो साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचार था इसका। गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक, जो सबको लेकर चलने वाला होता है ना, कि भैया प्रजा वाला राज हो। जैसे आज हम जिस देश में रहते हैं ये कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, गणतांत्रिक देश है। इसी को कहते हैं गणतांत्रिक, जहां जनता ही शासन करती है, जहां जनता ही चुनाव लड़ती है और जनता जिसको चाहे तो उसको जिता सकती है और जिसको चाहे उसको हरा सकती है। इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। तो ये उसी विचार का था कि नहीं, एक राजा है और सब दिन वही राजा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रजा को भी आगे आना चाहिए। तो यानी लोकतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति था और बढ़िया एक सेनापति भी था। इसमें आदर्शवादी गुण ज्यादा थे और व्यवहारिक गुण कम थे। अब आदर्शवादी का क्या होता है, इस बात को समझिएगा। आदर्शवादी का मतलब हो गया जिसने कह दिया सो कह दिया, उसमें रात्रि भर वो मैनेज करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने जो बोल दिया, नियम और कानून का पक्का व्यक्ति है ना, उसको बोलते हैं आदर्शवादी गुण। और व्यवहारिक गुण बोलते हैं कि चलो ठीक है, नहीं है इतना में इतना मैनेज कर लो, थोड़ा बहुत मैनेज करने वाला व्यक्ति है ना, व्यवहार उसको बोलते हैं व्यवहारिक व्यक्ति। जैसे एक सपोज डेट तुमको बताते, उदाहरण देता होता है, किसी दुकानदार के पास गए सुबह सुबह, 5 रुपए का कलम है और तुम्हारे पास 4 रुपया है, तो हालांकि वो घाटे का सौदा है, 5 रुपए का कलम 4 रुपया 75 पैसा में आता है, 4.5 रुपया उसका खरीद दाम होता है और 8 आना पे वो लोग बेचता है एक कलम। हकीकत यही है। और तुम उसको 4 रुपया दे रहे हो, यानी पूंजी से भी उसको क्या दे रहे हो, कोई लेगा नहीं लेगा। लेकिन जो ले लिया उस समझिए एक तरह से क्या है, व्यवहारिक है कि चलो 8 आना में क्या होने वाला है, भोरे भोरे बोहनी टाइम है, चलो छोड़ो हटाओ, नहीं है बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हटाइए, है ना। तो ये एक तरह से व्यवहारिक वाली बात हो गई है। और एक होता है कि ना 5 रुपये से 1 पैसा हम कम नहीं,
देना लेना है लो भैया, एकदम नहीं लो। कई बार चीजें लोग अड़ जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं, वैसे लोगों के आदर्शवादी बोलते हैं, यानी जो जिसने कह दिया और उसी कहने पर वो टिका हुआ है, अड़ा हुआ है, तो वो नियम का क्या है, पक्का है, अपना वसूल छोड़ता नहीं है, कहता उसको। और समझना है अगर है तो एक डायलॉग से समझिए, उस पार झुकेगा नहीं साला। नहीं, इसका मतलब हो गया कि वो मर तो मर जाएगा लेकिन झुकने वाला नहीं है, अपने नियम अपने कानून पर रहने वाला है। बात समझ में आया ना? वैसे लोगों को बोल सकते हैं आदर्शवादी। एकदम व्यवहारवादी का मतलब हो गया कि आपके परिस्थितियों के अनुसार, स्थितियों के अनुसार वो थोड़ा मायावी व्यक्ति होता है, माया करने वाला, मैनेज कर लेता है वो आदर्श। तो इसमें व्यवहारिक गुण कम था और आदर्शवादी गुण ज्यादा था। अब देखो, इसको पता था कि अगर हमको इटली का एकीकरण करना है, अगर इटली को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हमको ताकत चाहिए, और ताकत आपके पास नहीं है ना, तो आपको लोग फुटबॉल की तरह उड़िया देगा, है ना। आज जो समाज के ताकतवर है वो चोर काहे ना है, बेईमान काहे ना है, उस गांव का तुम्हारा सबसे भ्रष्ट काहे ना आदमी है, लेकिन जाके जी हुजूरी लोग वो ये करता है। बात समझे कि नहीं समझे? कि आज ताकत, पैसा, पैसे से ताकत आता है, या जो बलिष्ठ आदमी है, ताकतवर आदमी है, ताकतवर तो आज मूल रूप से पैसे वाले को ही ताकतवर कहते हैं। ताकत अब शरीर वाला ताकत नहीं रहा, सबसे ज्यादा ताकत तो मजदूर के पास होता है, लेकिन बेचारा सबसे डरपोक वही होता है, जिसके पास पैसा है वो खूब ताकतवर कहलाता है ना। तो लोग चाहे कितना भी वो गलत रहे, वो कितना चोर बेईमान रहे, लेकिन जाता कहाँ है, उसी झूठे बेईमान लोगों के पास। तो दुनिया ताकत का खेल देखती है, इसीलिए इसको पता था कि अगर हम ताकत नहीं बनाएंगे तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लोगों को ही पीटना पड़ता है। नहीं, लड़ाई हो गया तो अपना गार्जियन जो समझदार रहेगा ने, दूसरा का पुत्र को नहीं मारेगा, अपने पुत्र को लपड़ थप्पड़ दे देगा, अरे क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, भागो भागो यहाँ से, मार पीट कर तुमको क्या करेगा, भगा देगा। तो वो लड़ाई को आगे बढ़वाना नहीं चाहता था, वो लड़ाई को बंद करवाना चाहता था, है ना। और तुमको मार खाने से क्या किया, बचा भी दिया और वहां से हटा दिया। तो कभी कभी अपने लोगों को बचाने के लिए मारना उसको पड़ता है। तो इटली और जर्मनी में, उस इटली में क्या किया, उसने 1834 में एक संस्था बनाया, एक टीम बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा यंग यूरोप, और 1831 में उसने एक बनाया जिसका नाम रखा यंग इटली। और इस लोगों के प्रयास से पूरा कोशिश किया कि किसी तरह से इटली को क्या करे, एकीकरण कर दे, है ना। ऑस्ट्रिया का विरोध भी पूरा करवाया और ये टीम बनाया। क्या बनाया? टीम बनाया। जैसे यहाँ इसने 50-100 लोगों का टीम बना लिया, और मान लिया जाए इटली के जिन जिन क्षेत्रों में जहां पर कोई ऑस्ट्रिया का विरोध अगर कोई आदमी कर रहा है, तो बोलता है एकदम ठीक कर रहे हो, चलो मेरा भी टीम तुम्हारे साथ हो गया 50 आदमी का, है ना। तो इसको मदद किया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या किया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। अगर कोई और किसी जगह पर अगर लड़ना चाह रहा ऑस्ट्रिया के खिलाफ में, तो इसकी टीम वहां भी जाती थी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करती थी, लड़ती थी, है ना। तो यानी इसने क्या किया कि किसी तरह ऑस्ट्रिया का प्रभाव यहां से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ऑस्ट्रिया यहां से खत्म हो जाए, है ना, तो हमारा देश सही हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रिया ने क्या किया, इसको पूरी तरह कुचल दिया, इसको समाप्त कर दिया। लास्ट में मजनी जब हार गया तो देश छोड़कर क्या हो गया, चला गया। देखो, प्रयास करने वाला जो पहला व्यक्ति होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जीत हासिल कर ले, पहले बार में चुनाव जीत जाए, पहले बार में एकदम पूरा तीर अंदाज बन जाए, पहले बार में एकदम सब कुछ हासिल कर ले, ऐसा संभव नहीं है। तो प्रयास इसने किया, है ना, लेकिन नाम हमेशा इसका याद रहेगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत दौर में इसने जो प्रयास किया, ये बहुत बड़ी बात है। भीड़ में पत्थर चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, भीड़ से निकलकर पहला पत्थर चलाना ये बड़ी बात होती है। अगर बोलेगा यहाँ पर किसी को खड़ा हो जाओ, है ना, तो कोई बोलने वाला नहीं है, और छोड़ देंगे तो सब अपन क्या करेगा, गप करेगा। तो जब यहां पर खड़ा कराते हैं तो अकेले वो हालत क्या होता है, खराब हो जाता है। और भीड़ में बोले को तो सभी बोलेगा, सब लगेगा कितना बड़ा बाबा हो गया, है ना। एकदम भीड़वा में पूरा पत्थर लाठी सब तैयार रहता है, और जब पुलिस आगे आ जाता है, के आगे में हाँ हमने जी बोले, हमने लिया, तो भीड़ में बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। पहला आप व्यक्ति अगर बनिए जो हिम्मत रखिए। तो इसने क्या किया, उस पूरे इटली में इसने हिम्मत दिखाया कि हम संस्था बनाएंगे, हम पूरा विरोध करवाएंगे और हम साथ देंगे, ताकि इटली का क्या हो, एकीकरण हो। भले ही इसका प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने ईमानदारी से, पूरे ईमानदारी से क्या किया, इसने काम किया।
तो मैजनी के बारे में हम लोग जान गए। दूसरे नंबर पर जिसने हमारा इटली का एकीकरण में योगदान दिया उसका नाम था काउंट काबूर। और काउंट काबूर को पता था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो निश्चित तौर पर हमको एक देश को हराना होगा, एक देश को कुचलना होगा, और वो देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ही एक ऐसा देश था जो इटली और जर्मनी दोनों ही देशों को हस्तक्षेप करता था, दोनों ही देशों को बर्बाद करके रखे हुआ था, दोनों ही देशों में फूट डाल के रखा था। और वहां अगर कोई ऑस्ट्रिया का विरोध करना चाहता था, अगर कोई इटली एकीकरण की बात करना चाहता था, तो ऑस्ट्रिया के सैनिक वहां जाकर कुचल कर चला था, है ना। तो इसीलिए काउंट काबूर ने दिमाग लगाया कि मेरे पास उतना ताकत है नहीं, और हम अगर लोगों का ताकत बनाएंगे तो संभव नहीं है, इसीलिए कहीं और एक्स्ट्रा ताकत अगर लेकर चलाए ताकि ऑस्ट्रिया हमसे लड़ाई करे तो हम उसको क्या करें? हरा दे। तो ऑस्ट्रिया, काउंट काबूर ने एक दिमाग लगाया। हालांकि काउंट काबूर के बारे में जानिए, एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था। कूटनीतिक का मतलब होता है जो चालाक हो, चतुर हो, वो युद्ध नीति से नहीं चलता है, वो रणनीति से चलता है, वो दिमाग लगाता है कि युद्ध में ताकत से ना बल्कि किससे चले? दिमाग से। बाहुबली देखे, हाँ। कितना सैनिक था उसके पास। दूसरे क्या नाम था उसका? जम्बो अम्बा, कैसे कैसे बोलता था, थोड़ा अजीब ढंग से बोलता था ना। खैर वो तो ऐसा ही लैंग्वेज था, लेकिन ये क्या किया? बाहुबली दिमाग से लड़ा, पूरा मारा, एकदम पूरा तीर बन के हवा बन के जा रहा है, वो कपड़ा वाला, उसमें तेल रहता है नहीं, उसमें एक बार मारता है तीर, 100 तीर निकलता है उसमें। दिमाग से रहो, एक को तीर मारते रहता है, कितना मारता है? एक बार मारा 100 तीर निकल रहा है। तो दिमाग से युद्ध जीता जाता है सबसे पहले। अगर दिमाग से जीत गए तो ये भी ताकत से युद्ध बड़ा बड़ा जीता नहीं जाता है। तो इसलिए बोलते इसके पास दिमाग था, राष्ट्रवादी था, अपने देश से बड़ा प्रेम करता था, और ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा वो क्या मानता था? बाधा मानता था। इसीलिए उसने फ्रांस से क्या किया? दोस्ती। 1853 और 54 में एक बार युद्ध हो रहा था फ्रांस और किसी देश में, उस युद्ध का नाम था क्रीमिया युद्ध। उसने क्या किया? काबूर ने क्या किया? क्रीमिया युद्ध में गए, सॉरी काउंट काबूर ने क्या किया? क्रीमिया युद्ध में जाकर सीधे साथ दे दिया किसका? फ्रांस का। अब दो देश लड़ रहे हैं या दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, और तुम अचानक एक तरफ जाकर और दूसरे को मार फेंट मारना शुरू कर दोगे, तो जिसके तरफ से तुम मारे हो वो तुम्हारा मुंह देखेगा ना, देखेगा यार तुम तो मेरा साथ दे दिए, हमारा जीवन बचा दिए ना। यहाँ देखता है फिल्म में क्या होता है, हीरोइन को कोई छेड़ता है ना, हीरो तुरंत आता है, मारता है हीरोइन को, तुरंत क्या हो जाता है। अट्रैक्शन इसी को बोलते हैं ना, होता है। तो वैसे ही अगर क्या किया, देखा फ्रांस लड़ रहा है, ऐसा करो फ्रांस से तो हमको मदद लेना है, तो ऐसा क्या करो, फ्रांस को बिना बोले ले अपने उठ के आदमी लेके चल गया कि चलो हम तुम्हारे तरह से लड़ेंगे, और साथ दिया। उसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो पेरिस सम्मेलन हुआ। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, वहां बुलाया काउंट काबूर को और बोला यार तुम तो बड़ी बढ़िया काम किया, हमने मदद किया। तो बोला कि देखिए मदद तो किए और हमको भी वो मदद चाहिए। बोला क्या है? बोला हमारे यहाँ ऑस्ट्रिया का जबरदस्ती हस्तक्षेप है, जनता नहीं चाहती है लेकिन फिर भी। तो वो कहा कि ठीक है तुम लोग जनमत संग्रह करके क्या करो, अपना एक राज्य बनाओ और ऑस्ट्रिया को हम देख लेंगे। बोला ठीक है। तो बोला कि हमको क्या मिलेगा? फ्रांस बोला, तो ये बोला कि हम जो है तुमको 2 क्षेत्र देंगे। कौन क्षेत्र देंगे? नीस और सेवार। कौन कौन क्षेत्र देंगे? नीस और सेवार, है ना। यहाँ देखिए देखिए, तो फ्रांस को बोला कि भैया हम आपको अपने 2 क्षेत्र दे देंगे, एक का नाम था नीस और दूसरा का नाम था सेवार। और इस बीच में काबूर ने नेपोलियन III से भी क्या किया?
संधि कर लिया, दोस्ती कर लिया कि किसी भी ढंग से पहले ऑस्ट्रिया को अगर हम हरा देते हैं तो हमारा एकीकरण का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा बाधा अगर कोई था तो कौन था, ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में अगर कोई सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न करता था तो वो कौन था, ऑस्ट्रिया। तो दोनों ही देशों में हस्तक्षेप करता था, दोनों देशों के हो रहे आंदोलनों को कुचल देता था और वहां अपना जासूस भी रखता था, भड़का के रखता था कि लोग एक ना हो, लड़ाई करवाते रहता था, नहीं मानोगे तो जेल में डाल देता था, मार देता था। और ये सारा काम कौन करता था, मेटरनिख, है ना। और इसका जो उपाय किया पहले मेजनी ने, हालांकि मेजनी सफल नहीं हुआ, फिर कौन आया, काउंट काबू। और काउंट काबू ने फ्रांस से दोस्ती करके 1860-61 में जो युद्ध हुआ उसमें काबू ने रोम को छोड़कर, है ना, लगभग सभी राज्य, सभी क्षेत्रों को वो क्या किया, इटली का अपना लिया। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम। इटली की राजधानी रोम। तो रोम को छोड़कर लगभग सभी जगह, कुछ एक आध दो जगह छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों पर काउंट काबू ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और हर जगह ऑस्ट्रिया को हराते चला गया और हर जगह फ्रांस ऑस्ट्रिया किसको साथ दिया, काउंट काबू को। और इस तरह से धीरे धीरे 1862 आते आते, है ना, पूरा साथ दे लिया, पूरा हो गया और उसका राजा बनाया गया किसको, विक्टर इमैनुअल को। किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल को, है ना। देखिए, हालांकि इसके बाद एक व्यक्ति आया था, उसको बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। घोड़े आए लगता है वही, इसके बाद एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था गैरीबाल्डी। क्या नाम था जी, गैरीबाल्डी। अब ये गैरीबाल्डी के बारे में थोड़ा सा जान जाइए कि गैरीबाल्डी पेशे से तो पहले नाविक था, है ना। क्या था, नाविक था। इसने भी अपना ये बोला कि देखो, देश के प्रति, देश से प्रेम होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो योद्धा ही हो। देश से प्रेम एक आम इंसान भी कर सकता है और करता है। देश के लिए कोई भी जान दे देता है। देश के लिए समर्पित बहुत सारे लोग रहते हैं। जरूरी नहीं कि सेना में जो भर्ती है वही देश के लिए मर रहा है, देश के लिए बहुत लोग मरे। आजादी की लड़ाई में कौन योद्धा थे भैया, हम और आप। आम जनता योद्धा थी और वो अंग्रेजों से लड़ी है, वो जेल गई है, तब हुआ। तो गैरीबाल्डी एक पेशे से क्या था, नाविक था और उसने अपना सशस्त्र एक सेना का तैयार किया। और इटली का दो क्षेत्र था, एक का नाम है सिसिली और दूसरा का नाम है नेपाल। इन दोनों क्षेत्रों पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया। कौन कर दिया, गैरीबाल्डी। अब बोला अब दू क्षेत्र नहीं रहेगा, जैसे ये दू क्षेत्र है, बोला दू क्षेत्र नहीं रहेगा, ये कैग हो गया, हम लकीर हटा देते हैं, एक क्षेत्र हो गया। अब एक कम से कम दो तो मिला। अब मान लिया जाए ये इतना बड़ा क्षेत्र है कोई भी और ऐसे ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस पर कब्जा कर ले और इस पर भी कब्जा कर ले तो ये बताइए, ये बीच लकीर हम काहे रखेंगे, ये पूरा पलटवा हमरे हो गया, हाँ। नहीं हो गया। अब हम किसी तरह से इस पर भी कब्जा कर लिए तो यो पलटवा तो हमरे हो गया, नहीं हो गया। अगर इस पर कब्जा कर लिए तो यो पलटवा हमरे हो गया। देख रहा है, ऐसे एकीकरण हुआ है इटली का। एक क्षेत्र पर कब्जा किया गया। एक बार पूरे इटली को जीतना आसान नहीं था। एक क्षेत्र को जीता, दूसरे क्षेत्र को जीता, तीसरे क्षेत्र को जीता। हर क्षेत्र का राजा किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। किसको बनाया गया, विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। नाम है ये सब, और ये बात समझिएगा, अरे कैसन नाम है सिसिली, कैसन नाम है नेपाल। इस दिन मैंने मत सोचना नहीं है कि भारत के नाम नहीं रहेगा, दिल्ली, नई दिल्ली और पंजाब और हरियाणा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा नए नए शब्द आपको मिलेंगे, नए नए वर्ड मिलेंगे और उसको आपको सीखना होगा, समझना होगा, उससे घबराना नहीं है। तो इस ढंग से गैरीबाल्डी ने भी क्या किया, काम किया और गैरीबाल्डी ने भी इटली को एकीकरण करने में पूरा मदद किया। और बाद में ये क्या किया, है ना, 1862 में क्या किया, रोम पर भी आक्रमण करने जा रहा था। तो रोम पर जब आक्रमण करने जा रहा था तो काउंट काबूर ने रोक दिया, इसको रोक दिया। उसके बाद मिला काउंट काबूर से तो बोला कि ठीक है, छोड़िए, जो क्षेत्र हम जीते हैं वो दे दीजिए किसको, विक्टर इमैनुअल को। और खुद चल गया वो साधारण जीवन जीने के लिए किसानों की तरह जंगल उंगल में जाकर रहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। हालांकि इस पर एक किताब भी लिखी गई है ना। हमारे देश के एक व्यक्ति है जिनका नाम है लाला लाजपत राय। इन्होंने पूरी किताब लिखी है किस पर, गैरीबाल्डी। बस समझ में आया।
नहीं समझ में आया? तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, जरा सा आप बोलिएगा मेरे साथ, है ना, तेज आवाज में। क्या पहला, यूरोप क्या है जी? यूरोप क्या है? इसमें कितना देश है? इटली और जर्मनी आपस में क्या थे? विभाजित थे, बटे हुए, है ना। और इटली के एकीकरण में सबसे पहला व्यक्ति कौन आया? कौन आया जी? इटली क्या था? साहित्य। कैसे विचारों वाला था? और कैसा सेनापति था? योग्य सेनापति था, नहीं था। और इसकी बात अगर करें तो इसमें आदर्शवादी गुण क्या थे? व्यवहारिक गुण क्या थे? इसने 1831 में क्या बनाया? 1834 में। और इसने प्रयास पूरा किया लेकिन सफल इसलिए ये क्या हो गया? पलायन कर गया। दूसरे नंबर पर इटली के एकीकरण में और सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? इसको हराने के लिए दोस्ती किससे किया? और कौन सा युद्ध में फ्रांस को साथ दिया? क्रीमिया युद्ध में। क्रीमिया युद्ध कब हुआ? 1853 है ना। और इस बात से फ्रांस क्या हो गया? खुश। और उसने मदद करने का वादा किया और बदले में फ्रांस कितना क्षेत्र लिया? दो क्षेत्रों का नाम क्या है? नीस और सेवाय। नीस और हालांकि इस बात के लिए इसका पूरा काउंट काबूर का विरोध भी हुआ। इसको बहुत बात भी बोला गया कि तुम हमारे देश को क्या किए हो, एकदम दे रहे हो, दूर क्षेत्र फ्रांस को दे रहे हो, ये कैसे होगा, ये ठीक चीज नहीं है। तो ये जानता था कि अगर हमको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, बलिदान तो देना पड़ेगा, हमारे पास उतनी ताकत है नहीं, इसलिए कुछ तो करना होगा। ये बोला अगर 2 क्षेत्र छोड़कर, 2 क्षेत्र खोकर अगर पूरे इटली का एकीकरण संभव है तो मैं 2 क्षेत्र खोने को क्या हूँ? तैयार। विरोध हो तो हो, लेकिन मैं इटली का एकीकरण करूंगा। और एक ऑस्ट्रिया कौन था? फ्रांस ने पूरा साथ दिया और ऑस्ट्रिया को हराने में मदद किया। इतना तक समझ में आया? इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ। कब हुआ कल बताएंगे। और फिर जर्मनी का एकीकरण में कौन कौन व्यक्ति आया उसके बारे में भी हम बताएंगे। और आप लोग एक सूचना और सुन लीजिए, हम बोले थे कि विधायक जी बुला रहे हैं। कल रात में मुलाकात हुई उनसे, कल गए थे नवादा, आए थे नवादे, और एक प्रोग्राम हो रहा है जिसका नाम है, पूरा टाइटल हम लोग रखे हैं, गोविंदपुर महोत्सव। और गोविंदपुर महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारा कार्यक्रम होगा। उसमें आप कई कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जो 9th में भी हैं, अब 10th में जाने वाले हैं। प्रखंड से, हर मार्केट से, इस हमने 3 मार्केट रखा है, गोला बाजार 1, कौआकोल दूसरा, भलवाई तीसरा। 3 बाजार से टॉप 10 लड़के जो होंगे 9 से जो 10th जा रहे हैं, एक एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं एग्जाम में और टॉप 10 में जगह बनाते हैं तो जहां पढ़ रहे हैं या हम वो व्यवस्था देंगे कि आप यहाँ पढ़िए, और वहाँ पर पढ़ाई उसका क्या रहेगा? फ्री रहेगा। जैसे गोला बाजार में हमारे यहाँ सब है, तो कमरान जी पेमेंट हमको देंगे, भाई 10 बच्चा जो टॉप किया है, ये 10 बच्चा का पेमेंट हमको दे देंगे, हम उस बच्चे को क्या करेंगे? फ्री पढ़ाएंगे। भलवाही का जो बच्चा है अगर वो यहाँ आना चाहता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आना चाहता तो भलवाही में किसी टीचर से जो अच्छा वहाँ आके है, वहाँ उनको 10 बच्चे का पेमेंट दिया जाएगा। कौआकोल में होगा, और ये लगभग सब जगह होगा। कौआकोल में 3 बाजार में, रोह के 2-3 बाजार में, और गोविंदपुर में भी 2-3 बाजार में। एक ये हो गया। दूसरा, सिंगिंग प्रतियोगिता भी होगा। अगर आप अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ में दम है, उसमें जज के तौर पर गुंजन सिंह, आशीष यादव वगैरह वगैरह जितने भी कलाकार हैं सारे लोग आएंगे उस कार्यक्रम में, है ना। और अगर आप अच्छा गाते हैं, गाना आपको अच्छा आता है, तो आपको 3 से 4 एल्बम आपके गाने का कमरान जी की तरफ से, यानी उनके तरफ से आपको बनवा के दिया जाएगा। और बेहतर गाते हैं तो आपको प्रशिक्षण के लिए बाहर भी भेजा जाएगा ताकि आपका वोकल क्या हो और अच्छा। इसके अलावा साइकिल रेस होगा, इसके अलावा आपको क्यूज भी होगा। उन सब में भी जो टॉप में आएंगे उसको भी प्राइज में अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा हम लोग गांव-गांव जाएंगे और एक खेल खिलवाएंगे, उस खास करके दलित टोला में, ग्रामीण महिलाओं के बीच में। आप देखते होंगे यूट्यूब पर या फेसबुक पर कि कड़ी फंसा गया तो तेल मिल गया, ये सब देखे हो। उस टाइप का हर गांव में जाएंगे और हम लोग खेल खिलाएंगे और कुछ विनर को तय करेंगे। और स्कूल जाएंगे हम लोग 10th लेवल का, वहाँ पर भी टेस्ट लेंगे, उन लोग को भी प्राइज डायरेक्ट देंगे, है ना। किसी को वॉच, किसी को घड़ी, कुछ मिलेगा।
और जो 12th पास कर रहे हैं इस बार, उनके लिए है कि अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, तो पटना में जितने दिन का कोर्स होगा बीपीएससी का, खान सर के यहाँ या कहीं भी, पटना में रहने और खाने और प्लस पढ़ाई का पैसा पूरा उनके तरफ से दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसमें बहुत कार्यक्रम अभी हम पूरा बैठ के खाका तैयार करेंगे और पूरा कार्यक्रम हम ही करवाएंगे, है ना। हर जगह हमको जाना होगा, तो हम संडे जो है वो क्लास ऑफ रहेगा। बीच में एक आध दिन ज़्यादा काम पड़ा तो जाएंगे, नहीं तो आपका संडे ही चलेगा वो। टेस्ट में 9th का सिलेबस से टोटल रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, सारा चीज उसमें रहेगा। और उसमें जो अपना जगह बनाइएगा उसको फ्री एजुकेशन मिलेगा। तो इसीलिए कहते देखो, हम हमेशा प्रयास करते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं है भाई, हमको बच्चे के लिए भी कुछ करना है। हमेशा सोचते हैं हम लाइब्रेरी क्यों खोले, कमाने के मकसद से नहीं खोले, एक माहौल यहाँ बने, ठीक है। और यहाँ तक भी बात रख दी है कि हमको 2 सिस्टम भी चाहिए कंप्यूटर का, कि आने वाले दिनों में 2 सिस्टम लगा देंगे तो ठीक है। 1 महीना में हम बच्चों को, एक महीना में 10-10 बच्चों को ही ट्रेंड करके क्या करेंगे, निकाल देंगे, बेसिक शिक्षा दिलवाते रह जाएंगे। बात समझे नहीं समझे? तो आप लोग के लिए बहुत प्रयास करते हैं कि चलो कम से कम आगे बढ़ो। अब इस प्रोजेक्ट के चलते कितने लोगों को मदद हो जाएगा, होगा ना होगा, बहुत लोगों को मदद होगा। गाना जो गा रहा है उसको भी मदद हो जाएगा, चलो तुम आगे बढ़ जाओ। तुम लोग में भी अगर कोई अच्छा गाता है तो आप गाइए, और प्रॉपर वे में आपको साज वाज मिलेगा एकदम। ऐसा नहीं कि खाली डायरेक्ट गए और गा दिए, नहीं, आप म्यूजिक पर गाना सीखिएगा। जो भी गाना गाइएगा ना म्यूजिक पर, क्योंकि वहाँ बजाने वाले भी क्या रहेंगे, लोग रहेंगे, गाना के साथ म्यूजिक भी चलेगा। बीट पर रुकना है, अंतराल पर रुकना है, फिर गाना है उसके बाद। और उसका जो फाइनल होगा ना, उसका नाम है, उसी का नाम है गोविंदपुर महोत्सव। गोविंदपुर महोत्सव के अंतर्गत तो बहुत सारे कार्यक्रम है, और जितने भी विनर होंगे उसको इकट्ठा कर ले जाएंगे, सबका लिस्ट रख ले जाएंगे। और फाइनल जो होगा बहुत बड़े मंच, जैसे आप देखते हैं आईफा अवार्ड, बीफा अवार्ड, जो हीरो हीरोइन का अवार्ड शो होता है, उस लेवल का अवार्ड शो टाइप का करवाएंगे। और उसमें जितने भी गोविंदपुर के कलाकार हैं, मगध के जितने भी भोजपुरी मगही कलाकार हैं, उन सबको बुलाया जाएगा। परफॉर्मेंस होगा, सबका डांस होगा, माने पूरा एंजॉय भी होगा। और उसी स्टेज पर पूरा लाइट बत्ती के साथ, उसी स्टेज पर फिर आपको प्राइज भी दिया जाएगा। मंच आप लोग डांस नहीं रखे इसमें, डांस का कोई प्रतियोगिता नहीं। वो डांस कौन करेगा, वो लोग करेगा, हीरो हीरोइन करेगा। हो सकता है किसी और को बुला लिया जाए। अभी तो तैयारी शुरू कर रहे हैं। 10 से 12 तारीख के बाद पहला कार्यक्रम इसका शुरू करवाएंगे। हाई स्कूल भी आएंगे, हर हाई स्कूल विजिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का हो सकता है कभी कभी क्लास थोड़ा एक आध दिन ब्रेक हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है। हम एक्स्ट्रा समय, जैसे अभी 1 घंटा चल रहा है, हम 1.25 घंटा खींच देंगे, 1.5 घंटा खींच देंगे, है ना। आप ही लोग के लिए कर रहे हैं कि अगर 10 बच्चा हमारे ही में से कोई निकल गया तो मेरे को फीस माफ हो जाएगी। इसलिए कहते हैं मन से पढ़िए, जो पढ़ेगा वो कुछ ना कुछ पाएगा। जो पढ़ेगा ही नहीं, देखो बहुत लोग हैं आपको मदद करने के लिए, है ना। उसके बाद जब हम ये कॉन्सेप्ट बताएं, मस्ती का पाठशाला बोले थे, याद है? हम बोले कि अपने दलित टोला में आप लोग तैयार होइए कि 20 बच्चे 30 बच्चे गरीब बच्चे को पढ़ाइए, जो नर्सरी एलकेजी जीरी हुआ है, जो पढ़ना नहीं चाहता है, वैसे 20-30 बच्चे को जुगाड़ करके अपने घर में बुलाइए और उसको पढ़ाइए। टी शर्ट भी हम देंगे, स्लेट भी हम देंगे, कॉपी भी देंगे, और आपको भी 1500 रुपये महीना देंगे। 1 से 1.5 घंटा पढ़ाना है बस। तो गाँव में कितना फीस लेता है बच्चा पढ़ाने के लिए? 50, 60, 70। तो हम तुमको कितना बच्चा का पैसा दे दिए बताओ? 30 बच्चा का पैसा दे दिए, और 30 को बच्चा तुमको पढ़ाने के लिए बोल ही रहे हैं, ज्यादा कहाँ बोल रहे हैं तुमको। तो तुम्हारा 1 रुपये डूबा? नहीं डूबा। और तुम पढ़ाओगे तो तुम्हारा नॉलेज भी डेवलप होगा। तुम्हारा अगर आर्थिक तंगी से तुम जूझ रहे हो, बोल रहे हो हमारे पास पैसा नहीं, कोचिंग का, ट्यूशन का, कॉपी का, तो लो हमसे 1500 रुपये और 30 बच्चे को पढ़ा। और ये जो प्रोजेक्ट बताएं मस्ती की पाठशाला, तो कमरान जी बड़ी खुश हुए, बोले कि यही सब चीज़ तो हम चाहते हैं कि लोगों को तो की मदद मिले। बोले इसका स्पॉन्सर हम रहेंगे। बोले कि नहीं, हम बोले कि ये मेरा टाइटल रहे और ये मेरे बैनर तले होगा आइडियलाइज के तहत। बोले तो कि ठीक है, आप ही का रहेगा, मेरा खाली छोटा नाम दे दीजिएगा, हम भी आपको फंड मदद करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए कह रहे कि आप लोग भी अगर अगल बगल पढ़ा सकते हैं छोटे बच्चों को, तो एक वहाँ बनाइए। दलित बच्चों को दिल से पढ़ाना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही टाइम पास नहीं करना है। काम ऐसा कीजिए कि नाम हो, काम ऐसा मत कीजिए कि कोई नामे ना ले आज,
समझिए ना। तो कोई भी लड़का हो लड़की हो, और ये आप ही लोग के लिए ज्यादातर है, 10th के बच्चे 12th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको पैसे की थोड़ी जरूरत होती है। मान ली कॉपी कलम किताब थोड़ा हायर में चले जाते हैं, पैकेट खर्च है, तो आपको 1500 रुपये महीना मिल गया, 500 रुपये कोचिंग में खर्चा है, 1000 रुपये पैकेट खर्चा बच गया, नहीं हो गया। और जब पढ़ाना शुरू कर दीजिएगा 30 बच्चे को, तो देखा देखी 30 बच्चा और आ जाएगा, तो दूसरे शिफ्ट में आप अपना पैसा लेकर पढ़ाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे शिफ्ट में अगर जो पैसा वाला आदमी उसको लीजिए और पैसा से पढ़ाइए, लेकिन 30 बच्चा उस बच्चा को पढ़ाना जो बिल्कुल गरीब है, मुसहर का बच्चा हो गया, चमार का बेचारा बच्चा हो गया, या गरीब आदमी जो हो गया, उस बच्चे को पढ़ाइए, है ना, बुला के। और ये नहीं घिरना नहीं करना है, उसको प्रेम से पढ़ाना है, प्रॉपर वीडियो भी बनेगा आपका पढ़ाएंगे तो, और इतना वायरल होगा कि सोच नहीं सकते हैं चीज, और आपका हर जगह नाम होगा। तो तैयार होइए आप लोग, जो कमाना चाहते हैं करना चाहते हैं उसको मौका दिया जाएगा, है ना। आपको सारा चीज बता दिया, हालांकि इस पर पूरा विस्तृत एक वीडियो बनाएंगे, उसको हम डालेंगे कि आखिर क्या है गोविंदपुर महोत्सव। चलिए।